हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं नीट का एक टॉपिक। काफ़ी बच्चे जो कोचिंग के स्टूडेंट थे वो कह रहे थे सर आप नीट का कोई भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा रहे हो। लास्ट टाइम आ चुका है, हम क्या प्रिपरेशन करें, कैसे हम प्रिपरेशन करें। तो आज जो फिजिकल केमिस्ट्री का बच्चों ने बोला है कि सर आप पहले फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कीजिए 12th की, फिर उसके बाद 12th की केमिस्ट्री करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक करेंगे, और फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक लास्ट में कवर करेंगे। अगर हम बात करें तो फिजिकल का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट तो कट ही है, तो पहला चैप्टर जो है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से अगर हम देखें कितना वेटेज रहता है, नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस PYQ। 20 PYQ मैंने पिक किए हैं जो कि रिसेंटली अभी आए हैं 2018-10 के बाद में, जो भी ईयर्स में हुए हैं वहाँ से मैंने 20 PYQ। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। आप देखें तो अगर आप वेटेज देखेंगे नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो नीट में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन बच्चों आपको मिल जाएंगे। और क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलते हैं, किस किस टाइप से कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन मिलते हैं, तो बहुत इजी है। उसको पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर PYQs करते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में हम पहले टर्म्स देखते हैं, उनसे रिलेटेड हम फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर हम बात करें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं फिर कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। तो उनको पहले हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, मोलैरिटी से। अगर हम बात करें तो बच्चों मोलैरिटी जो सॉल्यूशन की होती है, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिफाइन क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी के हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल निकालेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ध्यान रखना है बच्चों, लीटर में होगा। अगर लीटर में नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो बात हुई मोलैरिटी। अगर हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म देखें तो यहाँ पर आती है हमारे पास नॉर्मेलिटी। अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम से कर देंगे डिवाइड। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं तो वो हम देख सकते हैं कैसे निकलेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर एसिड है तो एसिड जितने H रिप्लेसेबल करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। अगर हम बात करें एसिड, तो एसिड के लिए हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो ये जैसे अगर हम बात करें HCl, तो HCl को अगर आप डिसोसिएट करोगे H प्लस Cl माइनस, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें बेस, तो बेस की अगर हम बात करें तो बेस पे टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, जितने OH आयन रिप्लेस करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। सपोज दैट NaOH है तो एक OH मैंने रिप्लेस करेगा, CaOH का उल्टा है 2 OH करेगा। तो ऐसे करके हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टर्म पढ़ लिए, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ठीक है, दोनों को ठीक है कर लिया है यहाँ पर कंप्लीट। अब बात करते हैं इनके रिलेशन में। तो इनमें रिलेशन भी होता है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है उस पर ही हम बात करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक टॉपिक आता है, यानी कि इनमें जो रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से आप क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन मिला है, ठीक है, पहले आते थे, अब इस टाइप के नीट में क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये तो इनके रिलेशन से बात हुई। यहाँ पर एक रिलेशन होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी। पहले हम मोलैलिटी समझ लेते हैं क्या होती है। तो हम बात करते हैं मोलैलिटी। जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल जो होंगे बच्चों वो होंगे सॉल्यूट के, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। तो जो वेट होगा सॉल्वेंट होगा वो किलोग्राम में होगा। अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी D माइनस M2 अपॉन 1000। अब यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, वो मैं आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर जो M है, स्मॉल m बच्चों, ये होती है मोलैलिटी,
क्या होती है? मोलैरिटी। यहाँ पर जो कैपिटल एम है बच्चों ये होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी। डी है ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 1000 तो आप जानते हो, तो इनमें ये रिलेशन होता है, यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली जो हमारे टर्म होती है वो होती है मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें तो चाहिए निकालें तो ये होता है Na/Na प्लस NB। अब यहाँ से Na/NB क्या है? Na/NB यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। अगर आप चाहिए की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं NB/Na प्लस NB। अब एक अगर सॉल्यूशन है तो इसके लिए चाहिए और चाहिए की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है बच्चों? 1 रहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब एक रिलेशन होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में, तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है चाहिए अपॉन चाहिए, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, 1000 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जनरली मोल ऑफ जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो वाटर रहता है। यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन परसेंटाइल में होती है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है W/W परसेंटाइल, W/W परसेंटाइल। इसका मतलब क्या होता है? मास या वेट, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब ये हमारे पास W/W कंसंट्रेशन होती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये आती है, इसका मतलब क्या है? देखो सबसे मेन चीज़ है इससे वैल्यू से जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपिक्ट करना। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं। अगर आपको बोल दे 5% W/W अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, यूरिया का एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जितनी परसेंटाइल दी जाती है उतना वेट दिया जाता है सॉल्यूट का, तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट उतना ग्राम में होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 5 ग्राम। ठीक है, अब तो मोलर मास तो आप निकाल ही सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वो कितना होगा? वो 60 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन कितना होगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, 100 ग्राम में बनता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बच्चों वो होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट निकाल ही लोगे आप। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा बच्चों वो कितना होगा? 95 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो W/W परसेंटाइल से आपको चीज़ों को समझना है, तो ये W/W परसेंटाइल है। अगली होती है हमारे पास W/V परसेंटाइल, तो देख लेते हैं। W/V परसेंटाइल बराबर होता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लगेगा ये मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो सॉल्यूट का वेट होगा वो ग्राम में होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी। अगर ये बोलता है 5% W/W, W/V सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगा 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज है तो 180 आप ग्राम पर मोल लगा सकते हैं बिल्कुल देखते ही। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा 100 ml। अब यहाँ पर आप मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, अगर डेंसिटी देगा तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। ये आगे अगला थर्ड हमारे पास जो टर्म होती है वो होती है B/V परसेंटाइल। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉरी ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ml में लगते हैं, ये भी ml में होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी ml में होगा इंटू 100। तो ये आपके पास B/V परसेंटाइल होती है। लास्ट हमारे पास बचती है कंसंट्रेशन टर्म ppm, पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट वो किस में होगा? ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये किस में होगा? ग्राम में इंटू 10⁶। तो ये हमारे पास कोई कंसंट्रेशन टर्म्स है। अब ये मैंने क्यों पढ़ाई है? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, गारंटेड तो नहीं है
मिलने के चांसेस रहते हैं। कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कोई एक PYQ भी इस पे आ चुका है, कई पिछली ईयर्स में कई बार PYQ आया है। कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। अब हाँ, आपको ये ध्यान रखना है इसमें से ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा और जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। वन बाय वन आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद पढ़ी थी नॉर्मेलिटी, यहाँ पर होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मोलैलिटी हो गई। इसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ये। और फिर इसके बाद में हमने मास परसेंटाइल पढ़ी थी। मास परसेंटाइल क्या थी? W/W परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो W/W परसेंटाइल थी वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये था। W/V हमने पढ़ा था, W/V परसेंटाइल तो वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और फिर हमने पढ़ा था V/V परसेंटाइल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और उसके बाद हमने पढ़ा था PPM इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इंटू 10⁶। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, 4 और 4 8 है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हमें ये देखना है टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होगी। ध्यान रखना आप बच्चों, कौन सी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी जिसके फॉर्मूले में क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। हाँ, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी, W/W है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी, वॉल्यूम आ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। अब तो यहाँ पर दोनों तरफ वॉल्यूम आ रहा है तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही इसका उसी रेशो में बढ़ेगा, तो ये रेशो है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, और W/V परसेंटाइल। बाकी सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है। देखो मोलैरिटी के कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब एडिशनल फार्मूला, और इस साल मुझे ऐसा लग रहा है टारगेटिंग क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी आपसे मोलैरिटी पूछता है, ठीक है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर आपसे पूछ लेगा। अगर हमें कोई मिक्सचर दिया है और उसकी मोलैरिटी पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालते हैं M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर आप ये मान के चलो नीट में इस साल क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि NMC थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाती है और ये JEE में कई बार इससे क्वेश्चन आए। M1V1 M2V2 इक्वल टू V1 प्लस V2, इस फॉर्मूले से आप टोटल मिक्सचर की मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन देगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है 0.200 ml HCl का मिक्सचर है और इसको मिक्स किया गया है 0.5 और 800 ml, यहाँ पर मोलर लगा दो 0.m और 0.5 m, 800 ml NaOH के साथ मिक्स किया जाता है। तो न्यूट्रलाइज करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसके टोटल जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी। तो देखो यहाँ पर जो है M1 बच्चों कितनी होगी, 0.2 मोलर होगी, ठीक है। V1 कितना होगा, V1 200 ml होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे M2, तो M2 0.5 मोलर होगी, ठीक है। और V2 की अगर हम बात करें तो ये 800 ml होगा। अब हमें MR निकालना है, रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलैरिटी। क्या था फॉर्मूला, लगा दो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, JEE बहुत पूछता है, तो हो सकता है इस साल नीट भी इससे क्वेश्चन पूछे, ठीक, और चांसेस हैं इसके आने के। तो M1 कितनी है, 0.2 है, V1 कितना है, V1 200 है, ठीक है, प्लस M2 कितना है, 0.5 है, इंटू 800 है, और बाकी तो आपको फॉर्मूला लगाना है, V1 प्लस V2 1000 ml हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे, पॉइंट से एक 0 से 0 काट दो, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, प्लस पॉइंट लगाओ, एक 0 से 0 काट दो, 8 पंजे 40, ये 400 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1000 है। अगर हम बात करें तो ये 440 हो गया, 440 का वोल्टेज लग गया, ठीक है, बहुत अच्छे।
1000 से डिवाइड करो, 1 2 3 1 2 3 कितना आएगा, 0.44 m आएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको जरूर गारंटेड इस टाइप से मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन टर्म से तो दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला ये मिलेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बहुत चांसेस है, ठीक है, रेयर है, कम है इसके कंपैरिजन में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। और तीसरा अगर इसका क्वेश्चन देखें तो ये एक टर्म्स है जहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये क्वेश्चन जेईई में भी आया था, अभी शिफ्ट जो हुई थी उनमें क्वेश्चन भी आया था। कैसे आपसे कभी कभी मोलैरिटी पूछता है, मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी पूछता है W/W परसेंटाइल आपको दे देता है, डेंसिटी आपको दे देता है, तो मोलैरिटी आपसे पूछेगा। तो आप ध्यान रखना W/W परसेंटाइल इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। W/W परसेंटाइल रखें इंटू 10 इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लगेगी और मास ऑफ सॉल्यूट लगेगा। अगर आपको W/W नहीं देके W/V दी है तब भी आप मोलैरिटी को निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। मोलैरिटी इक्वल टू होता है लो W/V परसेंटाइल। अगर W/V परसेंटाइल है तो 10 नहीं आते हैं, तो डायरेक्ट डेंसिटी आती है, डेंसिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। इसे भी आप ध्यान रखना, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पिछली साल मतलब जेईई मेन के फर्स्ट जो पहला शिफ्ट थी, मतलब पहला पेपर था, अभी तो सेकंड टर्म्स हुआ है। पहला टर्म्स जब हुआ था दिसंबर वगैरह में, सर्दियों में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था और मैंने सॉल्व भी कराया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये पहला टर्म्स है जो सॉल्यूशन टर्म्स है। और फिर इसके बाद कौन से क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन ये बार बार पूछता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं उसी टॉपिक्स की तरफ। इसके बाद इसका जो फेवरेट टॉपिक है जेईई, वो सॉरी नीट के, वो है हमारे पास आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिर नॉन आइडियल केस पढ़ते हैं और फिर उसके दो टाइप्स है जो भी उनसे पढ़ते हैं बात, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन तो आपको पता तो होगा, ठीक है। बच्चा जानता है आइडियल सॉल्यूशन क्या है, गांव का बच्चा भी जानता है। आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे या विच फॉलो रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सारी कंसंट्रेशन पे जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए कुछ टर्म्स हैं और ये बहुत पूछी जाती हैं और क्वेश्चन भी इस पे बहुत आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि अब देखो, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी हम कोई दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पर ए जो है, ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, इनसे हमने सॉल्यूशन को मिक्स किया है। ए हमने मान लिया सॉल्यूट है और बी हमने मान लिया सॉल्वेंट है। तो अब जब भी इनको मिक्स करते हैं तो होता क्या है, सपोज दैट ए यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनमें क्या होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूट डैश सॉल्यूट इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होंगे, यहाँ पर सॉल्वेंट डैश सॉल्वेंट इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होंगे, और यहाँ पर सॉल्यूट डैश सॉल्वेंट इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो रॉल्स लॉ क्या बताता है, रॉल्स लॉ बताता है पीएस बराबर होता है चाहिए P0A प्लस चाहे P0B। ये हमारे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू आती है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो जो रॉल्स लॉ कैलकुलेटेड वैल्यू आपने रॉल्स लॉ से निकालेंगे वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसके लिए आनी चाहिए। अगर ये बराबर आएगी तो इसका मतलब है सॉल्यूट के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, और सॉल्यूट के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ये तीनों ही क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, फॉर आइडियल सॉल्यूशन the interactions between AA, BB and AB should be same। तो ये क्या होंगे, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शंस, सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शंस, और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो सेम होने चाहिए, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। अब आइडियल सॉल्यूशन है तो आपसे कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेगा कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो आइडियल सॉल्यूशन रखते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जिनके इंट्रैक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर हम बात करें कौन तो आप पहले अगर हम बात करें बेंजीन प्लस टॉलिन, ठीक है,
बेंजीन प्लस टॉलिन का जो मिक्सचर होता है वो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पहला मिक्सचर। दूसरा अगर हम बात करें एन हेक्सेन प्लस NF10, इसका जो सॉल्यूशन होता है ये भी आइडियल सॉल्यूशन होता है। तीसरा अगर हम बात करें इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये सारे के सारे क्या है, इथाइल, ठीक है। अगर हम 4 देखें, एथिल अल्कोहल C2H5OH और प्लस मेथिल अल्कोहल, ये भी एक तरीके के इंटरमॉलिकुलर वीक इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है, इंटरमॉलिकुलर, और इनमें भी सेम अट्रैक्शन है। तो ये सब के सब आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरी बात, जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन होती है, जब भी इनको मिक्स करते हैं तो इनके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बच्चों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। और डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू होती है ये भी क्या होती है, 0 होती है। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होते हैं, 0। जबकि अगर हम बात करें डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग, तो डेल्टा देखो ये सबके लिए, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा सबके लिए लेस देन 0 होगी, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि पहले सॉल्यूट था, सॉल्वेंट अलग अलग थे, जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं, यानी कि एंट्रोपी, ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है, इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब बढ़ जाती है, ग्रेटर देन 0। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होते हैं, जबकि डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होता है और डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ से आप ये मान के चलें, इस साल मुझे ऐसा जरूर लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आ भी जाएगा, ठीक है, इस साल नीट यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और बाद में मिलते हैं आपसे बच्चों, तो बात करेंगे। देखो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन से यहाँ से क्वेश्चन या तो इंटर अट्रैक्शन से पूछे, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन से, या फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आइडियल सॉल्यूशन से। टिक करके जाना, इसे जरूर करके जाना। इसके बाद में अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक वो होते हैं जो, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, और एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। अब कैसे कैसे हम इनको बताएंगे, तो देखो अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ए बी, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ए बी अट्रैक्शन, ए बी का जो अट्रैक्शन है विल बी वीकर देन the attraction of AA and BB, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शंस होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट से बीकर हो, वो स्ट्रॉन्ग, वो बीकर होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का बीकर होगा तो ज़्यादा वेपर बनेगी, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन ए बी अट्रैक्शन जो होगा बच्चों, ठीक है, ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। तो यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शंस होंगे वो वीकर होंगे देन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आपको टर्म्स थोड़ी सी याद रखनी है। अब इनकी अगर हम बात करें, एग्जाम्पल बाद में हम कवर करेंगे, कुछ चीज़ें और हैं जो हमें समझनी है, ठीक है, वो क्या है, तो ये पहली टर्म है जो आपको याद रखनी है, किनके मॉलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो समझनी है वो है इनके डेल्टा जी मिक्सिंग। तो देखो इसके लिए अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, और हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए, ठीक है, डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यानी डेल्टा बी मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी,
और डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अगेन डेल्टा जी मिक्सिंग मैंने आप बोला था चाहे नेगेटिव हो सबके लिए लेस देन जीरो होगी, और डेल्टा एक्स मिक्सिंग भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। अगर हम नेगेटिव डेविएशन के लिए बात करें तो अगेन ये डेल्टा बी मिक्सिंग जो होगी वो बच्चों नेगेटिव होती है, और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, नेगेटिव। अब देखो ध्यान कैसे रखना है, आइडियल के लिए दोनों जीरो होती हैं, पॉजिटिव के लिए दोनों पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव के लिए दोनों नेगेटिव होती हैं। बाकी ये तो सबके लिए सेम है। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, लेस देन जीरो, और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी बच्चों, ये ग्रेटर देन जीरो। ये तो सबके लिए चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। अगर हम इनके एग्जांपल देखते हैं तो अब कई सारे एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ के एग्जांपल देखें पॉजिटिव डेविएशन के, तो यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं CH Cl3, और साथ में आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को ले सकते हैं। इनमें अगर हम देखें तो ये बीकर बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन आएगा। दूसरा हम कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म ले लें, और क्लोरोफॉर्म के साथ में आप कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप यहाँ से ले लें, जैसे आपने क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो CCl4, और कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, ये भी नेगेटिव डेविएशन ही शो करेगा। अगर वो सॉरी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इसमें देखो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन CH3COCH3। अब देखो क्लोरोफॉर्म का H पोलर होगा, और कीटोन जो एसीटोन का O है उसके साथ में ये H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म के साथ में बेंजीन ले सकते हैं, बेंजीन का डबल बॉन्ड, और क्लोरोफॉर्म का H, ये भी H बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तीसरा अगर हम बात करें वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, इसमें भी H बॉन्डिंग होगी। अगर हम चौथा बात करें वाटर प्लस कोई भी हाइड्रा एसिड HCl HF ले लो आप। ठीक है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। फिर से मैं बात करूंगा इस टर्म्स पे, इसको ज़रा ध्यान रखें पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। ये बात होती है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद में हमारे पास एजियोट्रॉप्स से क्वेश्चन भी आते हैं, और इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि एजियोट्रॉप्स से एक में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आएगा तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजियोट्रॉप्स, ठीक है, एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स होते क्या है। ठीक है, पहले समझ लो बच्चों। ठीक है, एजियोट्रॉप्स की अगर हम बात करें, कोई हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट है, तो बाइनरी मिक्सचर ये इसका लिक्विड फेस है। अगर हम बात करें तो लिक्विड फेस है, लिक्विड फेस, और इसका ये यहाँ पर इनकी वेपर बनने लगी है लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, और इसका ये वेपर फेस है, वेपर फेस। तो लिक्विड फेस में जो मोल फ्रैक्शन होते हैं बच्चों वो चाहिए और चाहिए होते हैं। वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन होते हैं बाई और बाई भी होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेस में जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं चाहिए और चाहिए अपॉन चाहिए बराबर बाई अपॉन बाई के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात, these are the binary solution which have the same composition in liquid phase as well as vapor phase। दूसरी बात, ये at constant, ये बॉयल जो होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग मिक्सचर भी होते हैं। ये आपसे पूछ सकता है बताओ कौन सा एजियोट्रॉप है जो ऐसे कौन से मिक्सचर होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखना है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तीसरी बात, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेटेड नहीं कर सकते। आपसे पूछ सकता है बताओ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों दो तरीके के। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ठीक है, और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग
एजिट्रॉप्स। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स मिक्सचर हम कैसे पहचानेंगे, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अगर हम बात करें, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है मतलब वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो फिर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, अब ये डिपेंड करता है रॉल्ट लॉ से। ठीक है, रॉल्ट लॉ से क्या होता है, तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप वो होते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन रखते हैं। ठीक है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो रखते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। ठीक है, वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। अब क्यों बनाते हैं, तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम, इसलिए हम इनको मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स कहते हैं। जबकि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप होते हैं वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन रखते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन रखते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स है। अब ऐसा क्यों, तो लार्ज नेगेटिव है तो इनका वेपर प्रेशर होगा कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये देखना है जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स मिक्सचर बनाते हैं, और जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा टर्म्स है, इसे ध्यान रखना। जेई ने एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था तो आप भी इसको ध्यान रखना, ये बात होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको गारंटेड मिलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप ये मान के चलें न्यूमेरिकल आपको गारंटेड मिल जाता है। कैसे मिलेगा उस पर हम बात करते हैं, इसको आप स्किप ना करें। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है तो पता होगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। पहली बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्वेंट होता है, एक्चुअल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इट इज डिफाइंड फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है। तो पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए हम करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। दूसरी बात जो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो सॉल्यूट होता है बच्चों वो नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा वोलाटाइल होगा। ठीक है, कैसा होगा, वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, सॉल्वेंट होता है वो हमेशा वोलाटाइल होगा, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होती हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है इररिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, पोलर है, नॉन पोलर है, क्या है, ठीक है, उससे डिपेंड नहीं करेंगे, मगर हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे घटेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी या घटेगी। अब ये कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहला है RLBP। ठीक है, RLBP का मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरी ये होती है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा P/P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डेल्टा टीवी से करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेल्यूस्कोपिक भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF जिसे हम क्रायोस्कोपिक स्कोपी बोलते हैं। चौथा होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। RLBP पूरा डिफाइन तो मैं यहाँ करूँगा नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा खाली। ठीक है, बाकी तो मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, वीडियो आएगी जल्दी में, पूरा डिटेल हम चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, मगर आपके लिए नहीं होगी, अगले साल के बच्चों के लिए होगी। अगर हम बात करें RLBP तो डेल्टा P, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू होता है चाई 2। और ये चाई 2 होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ से करा सकते हैं। P0 माइनस PS अपॉन P0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये जो फॉर्मूला होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है एप्लीकेबल, तो इसे आप याद रखना, न्यूमेरिकल में यूज नहीं मत करना। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूट, अगर डाइल्यूट है तो आपको पता है n+n, आप कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन n, तो n+n की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स क्या मानेंगे, कैपिटल N। इसका मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ध्यान रखना
ये थ्योरेटिकल के लिए बेटर है, न्यूमेरिकल आप इससे मत करना, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एन अपॉन एन ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अगर हम बात करें कि अगर न्यूमेरिकल के लिए क्या करें, तो न्यूमेरिकल के लिए ये यूज़ करना पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये हमेशा वैलिड है, चाहे डाइल्यूटेड हो चाहे फिर ठीक है कंसनट्रेटेड हो, इससे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक और इसको अगर आप बताओ, स्मॉल एन बराबर क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एम एन इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से आपको सॉल्यूट का वेट पूछ सकता है, सॉल्वेंट का वेट पूछ सकता है। तो ये बात हुई हमारे पास RLBP की। दूसरी हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या आता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू एम, और यहाँ पर जो M होती है बच्चों, ये होती है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है ये होती है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी यहाँ पर हमें लगानी होगी, ठीक है। KB विलियोस्कोपिक या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा हमें ध्यान रखना है डेल्टा TB इक्वल टू होता है TB माइनस TB नॉट, ठीक है। यहाँ से भी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मोलैलिटी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो एक और फॉर्मूला आता है डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर जो कैपिटल W है बच्चों वो ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ देता है, कभी मास ऑफ सॉल्यूट पूछेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो कैसे मिलते हैं तो देख लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले TF इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, KF इंटू एम होता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो TB नॉट होता है वो प्योर सॉल्वेंट को होता है, हमेशा 100 डिग्री होता है, 273 जोड़ देंगे 373 केल्विन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर वाटर है तो, अगर सॉल्वेंट चेंज है तो वो आपको गिवन करेगा। अगेन अगर हम बात करें डेल्टा TF बराबर भी एक फॉर्मूला बनता है KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये फिर से ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से कर देंगे, आसानी से हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। जब भी बॉन्टो फैक्टर आता है तो उसको मैं आगे बताऊँगा कैसे उसको कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास बच्चा है, ठीक है, 4 पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई बराबर होता है CRT, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, डायरेक्ट C क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसको आप निकाल सकते हो। मोल अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, इसको दो डाल दो तो पाई बराबर N अपॉन V इंटू RT, ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन आता है, बताओ कि पॉलीमर्स का अगर मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ली जाती है इन प्लेस ऑफ मोलैलिटी। कंसंट्रेशन जो होती है, जो वो होती है, ठीक है, मोलैरिटी होती है या कंसंट्रेशन होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बहुत एग्जैक्ट वैल्यू आती है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, तो इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ एक टॉपिक और बचा है बॉन्टो फैक्टर, इसको भी आप समझ लो, ठीक है। बॉन्टो फैक्टर आएगा नहीं, पूरा नहीं आता है बॉन्टो फैक्टर, आपको ध्यान होना चाहिए बॉन्टो फैक्टर क्या होता है। बॉन्टो फैक्टर जो होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू और एब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आप लगा सकते हैं, या एबनॉर्मल मोलर मास वो आपको पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो बॉन्टो फैक्टर कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। यहाँ पर जो I है बॉन्टो फैक्टर है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जितने में टूट रहा है, अल्फा डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन, तो बॉन्टो फैक्टर कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये एसोसिएशन के लिए वैलिड है और डिसोसिएशन। एक चीज़ ध्यान रखना, डिसोसिएशन के लिए बॉन्टो फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, जबकि एसोसिएशन के लिए बॉन्टो फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूट दिया है जो कि
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हैं वो सेम ही रहेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूट है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है और वो डिसोसिएट हो सकता है तो सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई, ठीक है, आई इंटू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये फॉर्मूला RLBP का हो जाएगा। और डेल्टा टी वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी बराबर आई के बी एम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये आई के एफ एम हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की तो ICRT हो जाएगा। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है, कभी कभी वॉल्यूम दे देता है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो PYQ मेरे पास हैं। PYQ मैं आपको करा देता हूँ किस टाइप के PYQ हैं, ठीक है। देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये PYQ है 1992 में आया था, पुराना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। और डायरेक्ट मैं आपको PYQ करा देता हूँ। 20 PYQ है मेरे पास। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम PYQ करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 1992 में आया था। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेपर प्रेशर नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर, यस बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट आंसर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, कितना रद्दी क्वेश्चन आया था, शुरुआत में मैंने बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करेगी। पहला है मोलैरिटी, यस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज या मोलैरिटी, कौन सा होगा। वेरी गुड, गांव का बच्चा जानता है, मोलैरिटी होगी। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही था, ठीक है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, 2015 और 2011 में आया था नीट में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक बार CBSE में भी यही क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन आपको बताना था 1.770, पहला ऑप्शन था। बी ऑप्शन है हमारे पास 0.0354, ठीक है। और सी ऑप्शन है 0.0177 और डी ऑप्शन है, ठीक है, 0.177। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो एक ऑप्शन तो ऐसे देखते ही कट रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन मिलके कितने होते हैं बच्चों, 1। अब वो कह रहा है अकेले सॉल्यूट के होंगे 1 से कम होंगे, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो रॉन्ग ही है, खत्म था, ठीक है। बाकी हम देखते हैं 1 मोलल। अब देखो ये चीज ध्यान रखना है, 1 मोलल का मतलब क्या है। 1 मोलल का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 सॉल्वेंट में हमारा 1 मोल सॉल्यूट है, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 1 है। मोल ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालने हैं, 1000 को डिवाइड कर दो बच्चों 18 से। अगर आप इसको करेंगे 18 पंजे 90, 55.5 के समथिंग आएगी। अब ये आ गया, अब मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होगा Na/Na प्लस NV। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो Na है 1 और ये है 55.5। अब अगर इसको करोगे 1/56.5 आएगा और 1 को 56.5 से डिवाइड करेंगे 0.0177 की वैल्यू लगभग आती है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर होगा। सिंपल सा था, आप कर सकते थे, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है, ये भी PYQ है और कब आया था वो मैं आप देख लेता हूँ कब आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2012 में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। तो जो ऑटोमोबाइल कार होती हैं उनमें एक रेडिएटर्स पड़ता है, ठीक है। वो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ग्लाइकोल होता है, मिथाइल एल्कोहल गलत, ग्लाइकोल यस, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर हम बात करें 35% जो पड़ता है इसमें, देखो अगर हम बात करें 35% B/B सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ये यूज होता है एज अ रेडिएटर 35%। अभी इसने ये पूछा है कौन यूज होता है, हो सकता है ये पूछ ले कितने परसेंटेज ऑफ B/B इथिलीन ग्लाइकोल रेडिएटर की तरह वर्क करता है, वो 35% होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर इज B ग्लाइकोल,
इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है और जो मैंने आपको कराया था आइडियल सॉल्यूशन से, और ये बच्चों आया है 2019 उड़ीसा में, 2019 नीट में आया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। बिल्कुल, एग्जिबिटिंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो पहला कह रहा है इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल सही बात है। एंड देन दैज ऑफ ए और बी, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या पढ़ा था? ए और बी के जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन ए बी, यानी ऑप्शन पहला ही सही था और इसमें कुछ सोचना भी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये 2019 में, नीट 2019 में आया था, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। ठीक है, क्या निकालना था? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स अगर आपको निकालना है तो आपको देखना है ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करता हो, रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता हो। देखिए पहला क्या है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। यार नहीं, हेप्टेन और ऑक्टेन तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। यस, ठीक है, वाटर क्या होगा, H2O, और नाइट्रिक एसिड क्या होगा, HNO3। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, नेगेटिव डेविएशन यही शो करेंगे, इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। आप एग्जाम्पल जरूर याद करके जाएं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन के, और वो भी चीज़ याद रखें। देखो क्वेश्चन आ भी गया, फॉर आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन इनने क्या दिए हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, छोटे छोटे ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है पहला, ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था नीट में, देखो दो क्वेश्चन आ गए, कम से कम दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। पहला दिया है डेल्टा मिक्सिंग जी इक्वल टू 0। ठीक है, इसने एक चीज़ और बोल दी है, एट कांस्टेंट T एंड P, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो कांस्टेंट रहते भी हैं वैसे भी। दूसरी बात, डेल्टा मिक्सिंग S इक्वल टू 0 एट दिस एंड दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन सी बोला है डेल्टा बी मिक्सिंग बी इज नॉट इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और डी ने ऑप्शन दिया है डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी मैंने बोला था आइडियल सॉल्यूशन, जब भी आइडियल सॉल्यूशन क्या है, HIV आप याद रखो, HIV का मतलब है डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा B मिक्सिंग, और I4 क्या होता है, आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए HIV याद रखना है। ठीक है, डेल्टा H डेल्टा B ये दोनों 0 होती हैं, और आइडियल के लिए, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछा है डेल्टा H मिक्सिंग 0, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। सिंपल सा था, मैंने बोला था आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, और इस साल भी आएंगे गारंटेड। आप पढ़ के जाएंगे तो जरूर करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, इथेनॉल एंड एसीटोन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, और एसीटोन CH3CO CH3, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं बनेगा। दूसरा बेंजीन एंड टॉलिन, यार ये तो आइडियल बनाएगा। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमीथेन, ये भी आइडियल बनाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा था, पहला। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जांपल आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है डेल्टा U मिक्सिंग 0 होता है। अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। ठीक है, घुमाया थोड़ा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। उन्होंने ऑप्शन ए बोला है कि डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो 0 होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि डेल्टा U मिक्सिंग यानी कि इंटरनल एनर्जी ये 0 होती है। ठीक है, कह रहा है सी ऑप्शन कि डेल्टा P इक्वल टू होता है P ऑब्जर्व माइनस P कैलकुलेटेड, यानी कैलकुलेटेड ठीक है बाय रॉल्स लॉ। ठीक है, इक्वल टू ये 0 होता है। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है डेल्टा G मिक्सिंग जो है वो इक्वल टू 0। अब इसमें से कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमें ऐसे देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये तो हमें लग रहा है करेक्ट है। डेल्टा U के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा था डेल्टा U मिक्सिंग बराबर, ठीक है,
ऐसे देख लो आप, ठीक है, डेल्टा यू मिक्सिंग यहीं से निकाल लो, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा बी होता है। अब यहाँ पर मिक्सिंग है तो मिक्सिंग लगा दो, यहाँ पर मिक्सिंग है, ये भी मिक्सिंग है, ये भी मिक्सिंग है। अब बताओ डेल्टा यू मिक्सिंग बराबर, बताओ डेल्टा एच मिक्सिंग 0 माइनस पी डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होती है 0, तो डेल्टा यू मिक्सिंग भी क्या होगी बच्चों 0 होगी, यानी ये ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट। अब ये कह रहा है डेल्टा पी बराबर पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि हमने रोल्स लॉ से तो ये निकाला है पी एस बराबर चाहिए पी नॉट ए और चाहिए पी नॉट बी। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी, पी ऑब्जर्व क्या होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें डेविएशन होगा तो ये डेविएटेड हो जाएंगे, नॉन आइडियल हो जाएंगे। इसका मतलब पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड, पी कैलकुलेटेड की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। इसका मतलब पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और ये चेंज है इसलिए हम डेल्टा पी भी कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। डेल्टा जी मिक्सिंग कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 2016 में आया था जो मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या, ये बढ़िया क्वेश्चन था। मैं कहूँगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा तगड़ा है, न्यूमेरिकल बेस्ड था, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2016 में ये भी आया था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर प्रेशर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर है, 1:1 का मोलर मिक्सचर है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। और बेंजीन एंड टॉलिन correct assume the temperature is a constant at 25 डिग्री C given the vapor pressure of data 25, बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ कितना है, ठीक है। पी नॉट ऑफ बेंजीन आपको दे रखा है, बेंजीन मैं बी से बता देता हूँ, बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है हमें 12.8 kPa किलो पास्कल आपको दे रखा है। पी नॉट ऑफ टॉलिन आपको दे रखा है पीटी, ठीक है, पीटी ऑफ टॉलिन 3.85 kPa ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। कह रहा है द वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, वेपर प्रेशर दोनों का बराबर बराबर होगा। नॉट एनफ इंफॉर्मेशन इन गिवन टू मेक अ प्रेडिक्शन, ये ऑप्शन है बी। द वेपर प्रेशर कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ये कह रहा है वेपर प्रेशर हायर कंटेन, बेंजीन ज़्यादा वेपर प्रेशर रखता है। द वेपर प्रेशर विल कंटेन द हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें मोलर, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर हमें दिए 1:1 का मोलर है, ठीक है, 1:1 बेंजीन एंड टॉलिन का हमें दे रखा है, ऐसा हमें बोला है। तो अगर हम देखें NB/Na, NB/Na 1/1 का रेशो है, ठीक है, 1/1 का रेशो है, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि NB और NA के मोल आपको दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं चाइवी, तो चाइवी बराबर होते हैं NB/Na प्लस NB। अब इसको मैं x मान लेता हूं तो ये हो जाएगा x/x प्लस x। तो अगर हम देखें चाइवी की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है, ये 1/2 चाहिए होगी, ठीक है। चाहिए भी कितना होगा, चाहिए की वैल्यू भी 1/2 के ही फॉर्म में आएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाते हैं, ठीक है, चाइवी टॉलिन और टॉलिन, ठीक है, B4 बेंजीन और T4 टॉलिन। अब ये क्या कह रहा है, ये टॉलिन है। अगर हम वेपर प्रेशर निकालें, बी ऑफ बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालें तो चाइवी इंटू, ठीक है, P नॉट बी आपको लगाना पड़ेगा बेंजीन का। चाइवी कितना है बेंजीन का 1/2 है, P नॉट बी कितना है 12.8 है। अगर आप इसको 12.8 को डिवाइड करो 2 से तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 6.4 mm kPa के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर आप निकालते हैं P टॉलिन बराबर चाई ऑफ T इंटू P नॉट ऑफ T, ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू लगाएंगे 1/2 और 3.85, आप यहीं पर रहने दें 3.85 डिवाइडेड बाय 2 और 12.55 इंटू दिस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, टॉलिन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा टॉलिन का। तो क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर विल इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन टॉलिन, गलत, वेपर प्रेशर इक्वल अमाउंट में नहीं होगा, बेंजीन का ज़्यादा होगा टॉलिन का कम होगा। दूसरा पूछ रहा है नॉट एनफ, ये तो वैसे ही रॉन्ग है। द वेपर प्रेशर कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमसे पूछा है, ठीक है, विच कंडीशन नॉट सेटिस्फाई बाय आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, 2013 कर्नाटका में आया था। कह रहा है डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होता है, बिल्कुल होता है। डेल्टा एस मिक्सिंग 0 होता है, अरे नहीं, ग्रेटर देन 0 होता है, ये रॉन्ग है।
ठीक है। अगला, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल कोई इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, तो कह रहा है कैसा होगा, ओवेरऑल्स लॉ, आइडियल होगा, नो रॉन्ग होगा, ठीक है। सोच द निगेटिव डेविएशन, निगेटिव कहाँ होगा, इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीकर होगा, तो सोच द पॉजिटिव डेविएशन, यस एब्सोल्युटली राइट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे इन्हें पूछा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज द रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बताना है ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस ग्रेटर नहीं होंगे, सारे बराबर होंगे, तो ये तो रॉन्ग है। कह रहा है ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस लेस देन ए एंड बी, ये भी रॉन्ग है। कह रहा है ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस रिमेन सेम एज ए एंड बी, एब्सोल्युटली राइट, देखो मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आगे इन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इन के एफ फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए देखो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन से आ गया, ठीक है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आ गया। के एफ आपको दे रखी है, के एफ है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट दे रखी है, ठीक है। आगे क्या पूछा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हमें डेल्टा टी एफ बताना है, इसकी मोलैलिटी हमें दे रखी है, मोलैलिटी कितनी दी है 0.078 मोलैलिटी हमें दे रखी है, तो कंटेनिंग द नॉन वोल, ठीक है, छुट्टी 2 डेसिमल तक हमें निकालनी है, ऐसा इसने पूछा है, नीट 2020 में आया था यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। अब देखो यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बोला है, इसका मतलब वन ऑफ फैक्टर का कोई रोल है ही नहीं, हटाओ, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ कितना आएगा, के एफ कितना है 5.12, मोलैलिटी कितनी है 0.078। अब आप इसको यार कैलकुलेट कर लेना, तो कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू, ये जो अप्रोक्स 0.40 आएगी, और यही हमारे पास आंसर होगा, केल्विन में इसका आंसर होगा, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला फिर नीट 2017 में आया था, क्या था, इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन डबल, मोलैलिटी को डबल कर दिया जाए तो द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ का क्या हुआ। अब बच्चे यहाँ पर दिमाग लगा देते हैं, बहुत होशियार बच्चे होते हैं, के एफ बराबर, ठीक है, के एफ इंटू मोलैलिटी, अब कह रहा है मोलैलिटी को डबल किया है तो कर देंगे ये हाफ हो जाएगा, यार नहीं, ये के एफ क्या होता है, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, जब तक सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा के एफ चेंज नहीं होगा। कह रहा है आधा हो जाएगा, गलत, ट्रिपल हो जाएगा, गलत, अनचेंज, यस, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, अनचेंज रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि मोलैलिटी द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर पे तो आपने कुछ किया नहीं है, मोलैलिटी घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है एट 100 डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर 732 mmHg है, के बी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू एम, देखो आया, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन आप देखें, ये जो क्वेश्चन है वो इस साल आया था, देखिए मोलर रेशो 3:2 दिए हैं, तो आपसे पूछा गया है कि भैया इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी एस बराबर चाहिए पी नॉट ए, चाहिए पी नॉट बी से हो जाता, रॉल्स लॉ से सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। इसके बाद में आपको देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा देता हूँ क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप ये से कर सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के शिफ्ट का, आज इतना ही करेंगे और फिर आप कर सकते हैं PYQ करें, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ बताएंगे हम क्या करेंगे। कह रहा था फॉलोइंग सॉल्यूशन बट प्रीपेयर बाय द डिजॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज को किया है, ठीक है, ग्लूकोज जो है, ठीक है, G4 ग्लूकोज ऐसे लिख देता हूँ, 10 ग्राम ग्लूकोज है, कितना है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 255 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करा है, ठीक है। इसका जो वेपर प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ρ1 माना है, इन्होंने ρ1 माना है, ठीक है। कह रहा है 10 ग्राम यूरिया है, W यूरिया है, यूरिया, ठीक है, कितनी है 10 ग्राम, और ये भी 255 ml में डिजोल्व कराइए, इसका जो वेपर प्रेशर है वो ρ2 माना है, ठीक है, ρ2 या P2 जो भी है, ठीक है, P2 ρ2, ठीक है, P2 दिया है इन्होंने, ठीक है, P2 लिख देते हैं, P2 माना है। अब इन्होंने बोला है कि 10 ग्राम सिक्रोज है भैया, ठीक है, W ऑफ सिक्रोज है, ठीक है, सिक्रोज, ठीक है, ये भी 10 ग्राम है और ये भी 100 ml में ही 255 ml में डिजोल्व किया है और इसको P3 माना है, ठीक है। द राइट ऑप्शन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक, जो P1 P2 P3 है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और आपको ये बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दीज सॉल्यूशंस, ऑप्शन ए हमें दिया है P2 इज ग्रेटर देन ऑफ P1 इज ग्रेटर देन ऑफ P3, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन दिया है P1 इज ग्रेटर देन ऑफ P2 इज ग्रेटर देन ऑफ P3, ठीक है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है P2 इज ग्रेटर देन ऑफ P3 इज ग्रेटर देन ऑफ P1,
डी ऑप्शन आपको दे रखा है P3 इज ग्रेटर देन और P1 इज ग्रेटर देन और P2, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। जिसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मोल्स ज़्यादा होंगे उसके ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हमको निकालने हैं इसके मोल्स। अब निकालते हैं भैया, ग्लूकोज के मोल निकालो। एन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे बच्चों, ठीक है, आप निकालो एन ऑफ ग्लूकोज 10/180, 0 से 0 काट दो, 1/18। अब 1/18 को आप डिवाइड कर लेना, कितना आएगा, ठीक है, देख लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, बच जाएंगे। तो 1/18 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.056 ग्राम पर मोल, इसके मोल होंगे। एन ऑफ यूरिया अगर हम देखते हैं, एन ऑफ यूरिया वेट है 10 ग्राम और ये है 60, 1/6 है, 1/6 को डिवाइड करोगे तो ये 0.167, ठीक है, ग्राम पर मोल आएंगे यूरिया के, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एन ऑफ सिक्रोज चीनी होती है और 10/342 आपको लगाना है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 10/342 को तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, किधर गया यार, सीडी भाग गई। ये 0.029 आ रही है, ठीक है, ये है ग्राम पर मोल। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा मोल्स किसके हैं भैया, यूरिया, और यूरिया का जो माना है वो P2 माना है, ये P1 माना है, ये P3 माना है, यानी कि P2 सबसे हाईएस्ट होगा, तो इसमें है और इसमें है, यानी ये दोनों ऑप्शन हो गए रॉन्ग। इसके बाद देखो कौन है 0.029, 0.056, यानी कि फिर P1 होना चाहिए और फिर P3, यानी ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, करेक्ट। ये था मेरे पास से सॉल्यूशन के, जो बच्चे कह रहे थे सर सॉल्यूशन पे वीडियो बना दो, वीडियो बन चुकी है, आप देखें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसमें देखो इतने कॉन्सेप्ट कर लो, PYQ आप जरूर लगाएं, जितने आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 5 मई को आपका पेपर है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, लिमिटेड तैयारी करनी है, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है यार, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, सब कुछ हो रखा है। मैं जितना बताऊँ, देखो अब मैं आज सॉल्यूशन की बनाई है, कल मैं हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बना दूँ और फिर ऑर्गेनिक की मैं जल्दी से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि 30 अप्रैल तक जो मुझे वीडियो हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल की। इतना कर लेना और अच्छे से पढ़ते रहना, आप टारगेटिंग करके चलें, आराम से 40-50 क्वेश्चन दो, 50 में से 45 करने हैं, आराम से कर लोगे यार, ठीक है, मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, और लाइक भी करें, ठीक है, बाय बाय।